हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विमलेश नारायण झा आप लोगों के सम्मुख एक बार फिर से 1857 के विद्रोह जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री का एक प्रमुख चैप्टर है, इसके नए टॉपिक के साथ आप सबों के सम्मुख मैं फिर से उपलब्ध हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारा है पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट। As all of you know, now the name of our chapter is changed. Earlier the name was the rebels and the Raj. Now it is known as the representations of 1857. So there is only change in name. Our content are same. हमारा कंटेंट एकदम सेम है, बस चैप्टर के नाम में परिवर्तन हुआ है। जो पहले रिबेल्स एंड द राज के नाम से जाना जाता था, वो अब द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857 यानी 1857 के आख्यान के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने कॉजेस को डिस्कस किया था, कॉजेस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ 10th and 11th May 1857 which led the revolt of 1857. Today we are going to discuss पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट, दैट मीन्स विद्रोह का ढांचा। अब इस पैटर्न को हम देखेंगे। जब हम इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो सीक्वेंस है, इसमें जो इवेंट्स हुए हैं, वो हर जगह सेम पैटर्न को फॉलो किए। सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैव फॉलोड द सेम पैटर्न। जहां कहीं भी विद्रोह हुआ, जहां कहीं भी बगावत हुआ, उसने एक समान पैटर्न को फॉलो किया। तो जैसे कि म्यूटनी शुरू होता है, उन्होंने अपने सिग्नल निर्धारित किए थे और उनका सिग्नल जिसके थ्रू वो अपने मैसेज को कन्वे करते थे कंटोनमेंट में, वो था फायरिंग ऑफ इवनिंग गन। जो शाम के समय बंदूकों की जो फायरिंग होती थी, उससे वो अपने साथियों को एक तरह से सूचना देते थे, यानी अपने संदेशों का संचार करते थे। या दूसरा था साउंडिंग ऑफ बगल। साउंडिंग ऑफ बगल का मतलब होता है कि गोला या तोप को या उसको बजाना या फिर बिगुल बजाना। तो तोप को एक तरह से फायरिंग करके या फिर बिगुल बजा करके एक तरह से सूचना देते थे कि म्यूटनी हमारा शुरू हो गया है। अब जैसे इसकी सूचना वो देते थे, तुरंत सभी लोग सिपाही, जो विद्रोही सिपाही थे, एक्शन में आ जाते थे और सबसे पहले वो बेल ऑफ आर्म्स को अपने कैप्चर में करते थे। तो जो उनका टारगेट था, फर्स्ट दे वांटेड टू कैप्चर द बेल ऑफ आर्म्स, यानी जो शस्त्रागार है, जो हथियार है, उसको वो अपने कब्जे में लेते थे। हथियार को कब्जा लेने के बाद दे प्लंडर्ड द ट्रेजरी। वो ट्रेजरी को लूटते थे, खजाने को लूटते थे, जो वहाँ रुपया पैसा मिला उसको लूटते थे। उसके बाद वो अटैक करते थे बंगलों, जो ब्रिटिश या यूरोपीय लोगों की जो कोठियाँ थी, जहाँ पे वो रहते थे, उनके नागरिक हों, अधिकारी हों, उस कोठी पर हमला करते थे। फिर जेल पे हमला करते थे। रिकॉर्ड रूम में जाकर के जो भी रिकॉर्ड हो उसको जला देते थे, आगजनी करते थे, उसको तहस नहस कर देते थे। टेलीग्राफ ऑफिस को एक तरह से वहाँ पे भी उसके संपर्क को तोड़ देते थे, उसको भी नष्ट करते थे। फिर जितनी सरकारी बिल्डिंग, यहाँ तक कि एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड टू व्हाइट मैन्स, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस वेयर द टारगेट, यानी सब कुछ और हर वो व्यक्ति जो ब्रिटिश या यूरोपियन से जुड़ा है, उन सब को टारगेट करते थे, उन सब पर हमला करते थे। सभी यूरोपीय और ब्रिटिश नागरिकों और अधिकारी जो भी मिलते थे उसको मार देते थे। और उसके बाद मेजर टाउन्स में, जो मेजर टाउन्स है जैसे आगरा, लखनऊ, कानपुर, इन मेजर टाउन्स में जो धनी है, जो रिच है, जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, दे वर ऑल्सो टारगेटेड बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज ए एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज देयर नेचर वर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेटिव। ये जो मनी लेंडर और रिच हैं, ये भी आम आदमी का शोषण करते थे। क्योंकि इस बगावत में पहले सिपाही और उसके बाद ऑर्डिनरी लोग भी जुड़ जाते थे, तो जो धनी और मनी लेंडर है, साहूकार, उनको भी टारगेट करते थे, उनके बही खाते को जला देते थे, उनके घर को तहस नहस कर देते थे, आगजनी कर देते थे। तो इस तरह से ये विद्रोह हर जगह देखते ही देखते फैल जाता था
और कम से कम मई और जून 1857 में तो इन मेजर टाउन्स में जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, आगरा, कानपुर, यहाँ लगा कि ब्रिटिश शासन है ही नहीं, ब्रिटिश सरकार है ही नहीं। पूर्ण रूप से ये लोग उसको अपने कब्जे में ले लिए थे और देखते ही देखते ऐसा लगा कि ताश के महल की तरफ ब्रिटिश साम्राज्य भारत में लड़खड़ा गया है। इन मेजर टाउन्स में ब्रिटिश साम्राज्य का एक तरह से पतन हो चुका था। तो ये सब तरीके थे और इन तरीकों को लेकर के म्यूटनी शुरू होती थी और बहुत जल्दी ये रिवोल्ट में परिवर्तित हो जाती थी। जब हम म्यूटनी बोलते हैं तो सिंपली शुरू होता है सिपाहियों के बगावत से, लेकिन जब वो विद्रोह का स्वरूप धारण करता है तब जब उसमें और भी लोग शामिल हो जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है कि राजा, नवाब, जमींदार, किसान, कारीगर सभी शामिल हो गए और इस तरह से म्यूटनी शुरू होकर के विद्रोह में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद उनके लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे, संचार के जो माध्यम थे उसको देखेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, ये एक महाविद्रोह के रूप में या क्रांति के रूप में परिणत हो गया। तो उसके पीछे कुछ न कुछ इनकी प्लानिंग थी, इनका कुछ कोऑर्डिनेशन था और कोऑर्डिनेशन बना करके आपस में समन्वय बना करके प्लानिंग बना के काम कर रहे थे और उसका कुछ प्रूफ भी मिला है। जैसे 7th आवर इर्रेगुलर कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द न्यू कैटिसेस। देयर वाज ए रूमर दैट दिस वर मेड बाय द फैट ऑफ pigs and cows, so that is why they have refused to use it। और जैसे ही 7th आवर इर्रेगुलर कैवलरी ने इसको रिफ्यूज किया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, 48th नेटिव इन्फेंट्री ने इसको फॉलो किया, कहा कि हाँ वो हमारे फेथ से मतलब है, हमारे फेथ से रिलेटेड है, हम इसको नहीं यूज करेंगे। कुछ और सबूत मिलते हैं जिसमें पता चलता है जो सिपाही थे या उनके और जो लोग थे वो एक कंटोनमेंट से दूसरे कंटोनमेंट जाते थे और सिपोए लाइंस में जाते थे जहाँ ये सिपाही रहते थे, इनके बीच में आपस में कुछ बातचीत होती थी। तो निसंदेह चर्बी वाला कारतूस एक ज्वलंत मुद्दा था उस समय का, उसको लेकर के वो बड़े जागरूक थे और उनको लगता था कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। तो इसके चलते वो बगावत की मुद्रा में, तो ये खबर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में दी जाती थी। तभी कई जगहों, कई कंटोनमेंट में लगातार विद्रोह हुए, तो इसका कारण ये भी था। और कुछ ऐसा भी एक फेमस हिस्टोरियन है चार्ल्स बॉल, उन्होंने भी बताया है कि पंचायतें होती थी सिपाही लाइन्स में, तो वहाँ पे पंचायतें होती थी और पंचायतों के माध्यम से भी जरूर कुछ न कुछ इनकी प्लानिंग चल रही थी, कुछ न कुछ इनका सेटलमेंट चल रहा था जिसके माध्यम से बगावत हो रहा था। तो इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था, फीलिंग्स का आदान प्रदान हो रहा था, जो इनके मन में समस्या थी, जो इनकी तकलीफें थी, उन सबका आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा था। आगे हम देखेंगे लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो लीडर्स जो है, हमने एक चीज को देखा है, भले सिपाहियों ने विद्रोह किया लेकिन दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे कि हमारा नेतृत्व लीजिए अंतिम मुगल सम्राट के पास। क्यों? क्योंकि उनका लगता था कि इससे हमारा बगावत, हमारा विद्रोह लेजिटिमेट हो जाएगा, बिकॉज दे आर द प्री ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश के आने पे भी रूलर है, ब्रिटिश से पहले से भी वो रूलर थे। तो वो और क्यों शामिल हुए, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लक्ष्मीबाई, उनका राज्य झांसी छिन गया था, उनके दत्तक पुत्र को अधिकार नहीं मिल रहा था। नाना साहब पेंशन बंद होने से नाराज है, मराठों के पेशवा तात्या टोपे उनके सेनापति है, वो उनका साथ दे रहे हैं। कुंवर सिंह आरा बिहार के जमींदार, जिनकी जमींदारी लेनी छीन ली गई थी। बेगम हजरत महल, अवध का तो विलय एकदम हाल फिलहाल ही हुआ था। इट वॉज स्टिल वेरी फ्रेश इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ अवध बिकॉज इट वॉज एनेक्स्ड फ्यू मंथ्स बैक, बहुत थोड़े महीने पहले ही इसका एनेक्सेशन हुआ था। तो इस एनेक्सेशन की वजह से अवध के लोगों के दिमाग में ये यादें ताजा थी, जहन में ये बातें थी। तो लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये तमाम लोग इसलिए बगावत में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे सिपाहियों के साथ मिलकर के। और जब ये जा रहे थे तो इनके साथ इनकी प्रजा में भी इनके सिंपैथाइजर थे, इनके फॉलोअर थे, इनके समर्थक थे, तो वो लोग भी इनके साथ दे रहे थे। अगला हमारा टॉपिक है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। आखिर ये अफवाह जो है ये कैसे कारगर इतना हुआ जिसके चलते सभी लोग एक साथ इस विद्रोह में कूद पड़े। हमने देखा कि जो ये पैटर्न जब शुरू हुआ, जब बगावत हुई, तो उन्होंने इश्तेहार प्रोक्लेमेशंस निकालते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, साथ मिलकर लड़ने की बात करते थे।
तो सवाल उठता है कि ये र्यूमर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, ये र्यूमर्स इतना कैसे असर डाला लोगों पर, इस र्यूमर के चलते सभी लोग एक साथ इस बगावत में क्यों साथ हो गए। तो इसका हम जब कारण जानेंगे तो वो सब 1857 के विद्रोह के कारणों में हमने डिस्कस किया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज पीपल वर फीलिंग एक्सप्लॉइटेड, they were not satisfied with the British government due to their policies, and policies were reasons, various reasons were there, political reasons, economic reasons, social and religious reasons, immediate causes, administrative reasons। तो ये सारे कारण पहले से थे, इसके चलते लोग नाराज थे और उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने कोशिश किया कि भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंके। और कुछ भविष्यवाणियां भी थी, अफवाह के साथ साथ में कुछ भविष्यवाणियां भी काम कर रही थी। जैसे लोगों को लगता था कि 100 वर्ष के बाद, ये 1757 से ब्रिटिश राज शुरू हुआ, 100 वर्ष बाद ऐसी भविष्यवाणियां थी कि ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। तो इससे भी लोगों को बल मिल रहा था। जो मोहम्मद और महावीर के नाम पर जो इश्तिहार निकाले जा रहे थे, तो इससे भी लोगों के मन में हिम्मत आ रही थी। और इन सब चीजों के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसमें, जैसे जो ब्रिटिश आर्मी थी इंडिया की में, उनकी में अधिकांश सिपाही भारतीय समाज के तथाकथित उच्च जातियों से थे। तो उनको लगता था कि हमारा धर्म विनष्ट हो रहा है, समाज में हमारा बॉयकॉट हो रहा है। जैसा कि उदाहरण है, खलासी ने एक दमदम में एक तथाकथित उच्च जाति के भारतीय सिपाही से उसका लोटा पानी पीने के लिए मांगा। उसने कहा कि नहीं, तुमको हम कैसे दे सकते हैं, हमारा लोटा अशुद्ध हो जाएगा। तो उसने कहा कि अरे तुम्हारा धर्म बचा कहाँ है, तुम तो बस वो चर्बी वाली कारतूस यूज कर रहे हो, तो तुम किस गुमान में हो, किस अहंकार में हो। तो ये सारी जो चीजें थी, ये तमाम चीजें एक तरह से एक कारण के समूह के रूप में वहां पे काम कर रही थी, और जिसके चलते ये विद्रोह हुआ और इसका इतना जल्दी लोगों के बीच से समर्थन मिला और इतने लोग एक साथ इस विद्रोह में शामिल हुए। तो आज हमने टुडे वी हैव डिस्कस्ड द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट, how the mutinies began, then we have also discussed lines of communication, then we have also discussed leaders and followers, rumors and prophecies। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो आप सभी लोग इसके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।